हाँ भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। और पिछले टर्न पे अपन लोग क्लॉक से रिलेवेंट कंसेप्ट जो है वो पढ़ रहे थे। मैंने काफी कुछ आप लोगों को बताया था क्लॉक से रिलेवेंट, है ना किरण? आई एम ऑडिबल? किरण, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। देखिए, क्लॉक से रिलेवेंट जो हमने काफी सारी चीजें पिछले टाइम पे पढ़ी थी कि किस तरीके से टाइम जोन होते हैं और किस तरीके से ये क्लॉक का टाइम जो है वो वेरी करता है। और क्या यूटीसी वगैरह है जो हमने देखा था, यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन टाइम जो है वो क्या होता है। तो जीएमटी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया भी था कुछ टाइम्स के लिए कि भाई किस तरीके से ये जो टाइम है वो स्लॉट किस तरीके से डिवाइड हुए हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम और इससे रिलेवेंट काफी सारी चीजें हमने पिछले टर्न पे डिस्कस की थी। अब देखिए, इससे जो आगे हम जो और चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जैसे आप लोगों के जो मिड टर्म वगैरह है, उसका भी डेट वगैरह आ गई है कि 25 तक आपके मिड टर्म करवाने हैं। तो आप लोगों को जो पढ़ा दिया गया है वो सारा आपके मिड टर्म में आएगा, पहले अनाउंस कर दिया जाएगा आपका मिड टर्म कब है। ठीक है। तो अभी आप लोगों को बाकी जो शेड्यूल है वो भी बता दिया जाएगा कि कब मिड टर्म होंगे, लेकिन आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो बताए गए हैं, उनसे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मिड टर्म में आएंगे। ठीक है। और आप लोग जितने भी हैं, मतलब सब लोग क्लास को रेगुलरली टाइम पे अटेंड करें भाई, है ना। टाइम आपको पहले से बता दिया जाता है, तो उसके बाद में आप लोग फिर भी आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं इन क्लासेस को। देखिए, बेसिकली जो हम बात करते हैं फिजिकल क्लॉक की बात कर रहे थे कि फिजिकल क्लॉक का क्या कंसेप्ट है, फिजिकल क्लॉक में किस तरीके से होता है। तो देखिए, जैसे कि फिजिकल क्लॉक के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके के जो जैसे जो चीजें हैं, जैसे कि ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये देखिए ग्राफ है। ये ग्राफ है, इसके अंदर दो अलग अलग एक्सिस हैं, जैसे कि ये जो टी टाइम के ऊपर जो क्लॉक टाइम है वो क्या हुआ है, ये यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर टी टी टाइम पे टी टाइम के ऊपर, और जो क्लॉक टाइम क्या है वो ये है इस तरीके से। तो ये सी और टी के बीच में कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो देखिए इस तरीके से जो ग्राफ है इसके अंदर कुछ चीजें बहुत ही जो एकदम क्लियरली मेंशन है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, आपने अगर देखा हो तो आपने घड़ी को तेज चलते हुए या घड़ी को धीरे चलते हुए आपने देखा हो, कोई क्लॉक है वो धीरे चल रही है, कोई क्लॉक है वो तेज चल रही है। जैसे आप जो सेल डालते हैं और फिर वो क्लॉक है वो कई कुछ क्लॉक्स होती हैं वो धीरे चलती है, कुछ क्लॉक होती हैं वो तेज चलती है, उनमें कुछ ड्यूरेशन के अंदर फ्लक्चुएशन आते आते
आते आते फिर वो धीरे हो जाती हैं, तो वो और टाइम कम होता होता रहता है इस तरीके से। फिर कुछ ऐसी क्लॉक्स होती हैं जिनके अंदर ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर टाइम जैसे ऑटोमेटिकली तेज चलती हैं, ज़्यादा चल जाती हैं, मतलब ज़्यादा का मतलब जैसे कि 12 बजने चाहिए लेकिन 1 बज जाता है उसमें, इस तरीके से कुछ। तो बेसिकली दीज क्लॉक्स आर द स्लो क्लॉक और द फास्ट क्लॉक, ये इनको स्लो क्लॉक और फास्ट क्लॉक कहते हैं हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। देखिए जो अगर हम बात करें कि अगर जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन देखा है टी के रेस्पेक्ट में, तो अगर कोई भी क्लॉक है उस क्लॉक टाइम को अगर टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, मतलब डीसी अपॉन डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू अगर 1 है तो इट इज द परफेक्ट क्लॉक, ये परफेक्ट क्लॉक हमेशा कहलाएगी। तो सी और टी के बीच में जब भी हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट होगा, मतलब डीसी अपॉन डी की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो इट इज द परफेक्ट क्लॉक, मतलब इसमें टाइम बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट क्लॉक है। अब जो हम बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ क्लॉक जिनके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कुछ का टाइम है, वो क्या है, देखिए ये जो क्लॉक है, एक क्लॉक डीसी अपॉन डी का एक एक तो ये ग्राफ है, ये रहा, और एक डीसी अपॉन डी का एक ये ग्राफ भी है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो हमने अभी देखा है वो तो है परफेक्ट क्लॉक, मतलब एकदम टाइम पे सही, बिल्कुल परफेक्ट है, क्लॉक सही चल रही है बिल्कुल। लेकिन कुछ क्लॉक ऐसी आती है, जैसे ये क्लॉक है, ये क्लॉक अभी ये क्या है, हर टाइम पे जैसे इस टाइम पे भी ये, मतलब इस टाइम पे ये देखिए ज़्यादा है, फिर इस टाइम पे भी ये क्लॉक तेज चल रही है, इस टाइम पे भी ये क्लॉक तेज चल रही है, इस टाइम पे भी ये क्लॉक तेज चल रही है, ये। तो ये टी टाइम के ऊपर डीसी अपॉन डी की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है इसके अंदर, हमेशा इसके अंदर 1 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू। तो इस क्लॉक को हम कह रहे हैं फास्ट क्लॉक। तो एवरी टाइम इफ द वैल्यू ऑफ डीसी अपॉन डी इज ग्रेटर देन 1 तो इट विल बी द फास्ट क्लॉक, ठीक है। और अगर डीसी अपॉन डी की वैल्यू, अगर डीसी अपॉन डी की वैल्यू अगर 1 से कम है, जैसे कि ये वाली, तो ये जैसे यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे ये कम है, डीसी अपॉन डी की वैल्यू 1 से कम है, तो ये होगी स्लो क्लॉक। तो बेसिकली 3 तरीके से हमने डिवाइडेशन कैसे किया। एक तो हमने कहा कि डीसी अपॉन डी की वैल्यू 1 है तो वो है परफेक्ट क्लॉक है, मतलब बिल्कुल सही क्लॉक। अगर हम ये कह रहे हैं कि डीसी अपॉन डी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो होगी फास्ट क्लॉक। अगर हम बात करें डीसी अपॉन डी की वैल्यू 1 से कम है तो वो हो गई है स्लो क्लॉक। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये जो वैल्यू कम ज्यादा क्यों हो रही है, ये तो हमको पता है कि कुछ क्लॉक्स हैं जिनके अंदर, मतलब ये क्या होता है कि उसके रेगुलर जो फ्लक्चुएशन होता रहता है तो फ्लक्चुएशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो कुछ कम होता है, वो प्रॉपर टाइम जो इनको, जैसे कि जो क्लॉक्स के अंदर जो टाइम जिस तरीके से होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं होता, तो फ्लक्चुएशन थोड़ा 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 होते होते वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है इस तरीके से। और सेम वही फास्ट क्लॉक के अंदर होता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो सारे जो ये जो कंसेप्ट है इसकी वजह से ये फास्ट और जो स्लो क्लॉक का जो ये कंसेप्ट है वो आया है। अब ये देखिए ये जो टाइम है, ये ड्यूरेशन देखिए आप, ये जो ये वाला तो ये टाइम है परफेक्ट क्लॉक और फास्ट क्लॉक के बीच का, ठीक है। परफेक्ट क्लॉक और फास्ट क्लॉक के बीच का जो टाइम है वो ये इसका गैप है, ठीक है। और ये है जो वो हो गया परफेक्ट क्लॉक और स्लो क्लॉक। जो स्लो क्लॉक है और परफेक्ट क्लॉक उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये है, ये दोनों के अलग अलग जो एंगल है, एक ये दो, ऐसे परफेक्ट क्लॉक और फास्ट क्लॉक के अंदर कितना वेरिएशन है और परफेक्ट क्लॉक और स्लो क्लॉक के अंदर कितना वेरिएशन है। तो बेसिकली हम जो एवरी इसको हम क्या कहते हैं, हम हमने एक फॉर्मूला जो है उसके ऊपर हम जो उसको स्टडी करते हैं एवरी टाइम, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है देखिए, तो ये है कि डीसी अपॉन डी की जो वैल्यू है, डीसी अपॉन डी की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा 1 माइनस रो से लेके 1 प्लस रो तक हो सकती है, 1 माइनस रो से लेके 1 प्लस रो तक हो सकती है। अब ये रो जो है, रो क्या है, रो ड्रिफ्ट रेट है, रो इज द ड्रिफ्ट रेट, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये रो क्या है, एक ड्रिफ्ट रेट है। ड्रिफ्ट रेट का मतलब कितना वेरिएशन उसमें हो गया है, मतलब क्लॉक को होना कहाँ चाहिए था, क्लॉक चली कहाँ गई है, तो वो ड्रिफ्ट रेट बोलते हैं।
ड्रिफ्ट रेट। तो ड्रिफ्ट रेट मतलब परफेक्ट क्लॉक और फास्ट क्लॉक है, उन दोनों के अंदर बीच में कितना ज्यादा जैसे कि वेरिएशन हो गया है, ड्रिफ्ट रेट, मैक्स ड्रिफ्ट रेट बोलते हैं। तो एवरी टाइम डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू, डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस रो से लेके 1 प्लस रो तक होगी इसकी वैल्यू, हमेशा 1 माइनस रो से लेके 1 प्लस रो तक डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू होगी। ठीक है, जहां पे रो क्या है, रो है ड्रिफ्ट रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी दो क्लॉक हैं, उन दोनों क्लॉक के अंदर, ये तो ड्रिफ्ट रेट है, ये वाली ड्रिफ्ट रेट। अब हम कह रहे हैं कि जो जैसे दो कोई भी क्लॉक है, उन दोनों क्लॉक के अंदर अगर डेल्टा टाइम यूनिट मान लो उनके अंदर डिफरेंस है, मतलब डेल्टा टाइम यूनिट डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, दो कोई भी क्लॉक है उन दोनों के अंदर अगर डेल्टा डिफरेंस है उसके अंदर, तो उन दोनों क्लॉक के अंदर आपस में सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्यों होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा टाइम को सही करने के लिए, क्योंकि हम टाइम को सही करना चाहते हैं। तो टाइम को सही करने के लिए अगर दो कोई भी क्लॉक हैं और उन दोनों के क्लॉक के अंदर डेल्टा डिफरेंस है, मान लो कोई टाइम है और उसको उसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, वो डेल्टा टाइम जैसे कितने, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, वो डिफरेंस है। तो हर डेल अपॉन 2 रो सेकंड के अंदर, ये जो डेल अपॉन 2 रो सेकंड के अंदर वो सिंक्रोनाइजेशन होगा, हर डेल अपॉन 2 रो सेकंड के अंदर बार बार उसको उससे पूछना पड़ेगा कि भाई टाइम क्या हो गया, फिर वो सही करेंगे, फिर बार बार उसको पूछना पड़ेगा भाई टाइम क्या हो गया, सही करेंगे। जैसे आपकी घड़ी आपके हाथ में है, वो जल्दी चल रही है, तेज चल रही है, कम चल रही है, तो आप बार बार किसी से पूछेंगे भाई टाइम क्या हो गया, आप उसको सही करेंगे भाई, फिर वापस से पूछेंगे टाइम क्या हो गया, फिर सही करेंगे। तो आप कितने टाइम के बाद में उसको बार बार सिंक्रोनाइज करेंगे, तो उसको करेंगे अपन डेल अपॉन 2 रो, जहां पर डेल क्या है, डेल उन दो घड़ियों के बीच में टाइम का डिफरेंस है कि भाई जैसे एक के अंदर तो 1 बजा, एक में 1 बज के 3 मिनट हो गए, तो वो डिफरेंस 1 बजा और 1 बज के 3 मिनट हो गए, तो 3 मिनट, वो 3 मिनट डिफरेंस हो गया। और जहां पे रो क्या है, रो है ड्रिफ्ट रेट, ये जो हमने जिसको पढ़ा ड्रिफ्ट रेट, वो रो है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है जिसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है कि रियल में सिनेरियो होता कैसे। अब मैं आपको जैसे कि जो एग्जांपल्स लेके बताऊंगा उसमें बहुत ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर काफी सारी क्वेरीज आती है स्लाइड के अंदर। तो बेसिकली जो सबसे एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है वो ये आती है कि फास्ट क्लॉक क्या होती है। पहले बात, परफेक्ट क्लॉक क्या होती है, परफेक्ट क्लॉक वो क्लॉक होती है जिसके अंदर डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू 1 होती है, जहां पर सी ये कोई क्लॉक टाइम है, टी कोई भी टाइम है, तो डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो परफेक्ट क्लॉक है। अब आपको एक फास्ट क्लॉक क्या है जिसमें डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और स्लो क्लॉक क्या है जिसमें डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू 1 से कम है। अब आप ये पूरा इसके अंदर पूरा ग्राफ बना के बताएंगे। अब उसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो कि ये जो टाइम है, जैसे कि फास्ट क्लॉक और परफेक्ट क्लॉक के बीच में जो रेट है, ये जो वेरिएशन हुआ, ये डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू 1 है, ये 1 से बड़ी है, तो ये जो रेट है ड्रिफ्ट रेट हम इसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट रेट हम इसको बोलते हैं। तो एवरी टाइम ये जो डीसी अपॉन डीटी है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू या तो जैसे कि इसमें दिखाया कि या तो ये वन से ज्यादा है, ये 1 से कम है, तो ये 1 से कितनी ज्यादा और कितनी कम हो सकती है, तो ये 1 से कितनी ज्यादा और कितनी कम हो सकती है, तो 1 से हमने एक रेट मान ली कि रो एक ड्रिफ्ट रेट, मैक्सिमम ड्रिफ्ट रेट ये मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा वो इसकी इतनी ज्यादा ड्रिफ्ट रेट हो सकती है, इतनी ज्यादा वो मूव कर सकती है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। तो उसके अंदर हमने ये कहा कि भाई डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू है वो 1 माइनस रो से लेके 1 प्लस रो तक वेरी कर सकती है, जहां पे अगर रो की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ड्रिफ्ट रेट हुई ही नहीं, मतलब ड्रिफ्ट किया ही नहीं, तो वो परफेक्ट क्लॉक हो जाएगी, मतलब डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बात, ये तो प्राइमरी फिनोमेना है। उसके बाद सेकेंडरी बात आती है कि मान लो दो कोई क्लॉक है, उन दोनों के बीच में मतलब एक सिस्टम पे सही क्लॉक चल रही है, एक दूसरी क्लॉक है वो फास्ट चल रही है या धीरे चल रही है, जो भी रीजन। अब वो क्लॉक जो दूसरी चल रही है वो कितनी देर बाद में अपने आप को सही करे ताकि वो आगे सही चले। तो ये जो सिनेरियो है कि कितनी देर बाद में वो सही करे, तो वो हमेशा डेल अपॉन 2 रो सेकंड के ऊपर बार बार वो सिंक्रोनाइज होती रहती है। अब बात डेल अपॉन 2 रो सेकंड के ऊपर बार बार वो सिंक्रोनाइज होगी, डेल अपॉन 2 रो सेकंड के ऊपर वो बार बार अपने टाइम को सही करेंगे। अब बात आती है जैसे रू, तो ये रो, रो तो हमें पता है कि रो का मतलब क्या है, रो का मतलब तो ड्रिफ्ट रेट है, जो कि हमने देख लिया ये।
अब डेल उन दो क्लॉक के बीच का डिफरेंस है, जो कि हम मान चलते हैं कि टू क्लॉक इन द सिस्टम डिफर बाय मोर देन डेल यूनिट्स। मतलब जो दोनों जो क्लॉक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि डेल टाइम है उनका डिफरेंस हो सकता है, ठीक इस तरीके से। तो ये एक बेसिक फिनोमिना है, उसमें किस तरीके का कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है बहुत ही। ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए हमेशा, जैसे कि ये जो स्लाइड है ये हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि भाई डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू क्या होगी, ये डीसी अपॉन डीटी की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर सकती है, क्या फास्ट क्लॉक होती है, क्या परफेक्ट क्लॉक होती है, क्या स्लो क्लॉक होती है, ये सारा का सारा कंसेप्ट। जब भी आप जो क्लॉक का कंसेप्ट जब आप समझाएंगे, जब भी आप, तो उसको इसी तरीके से आप समझाएंगे, फिजिकल क्लॉक के रेफरेंस में भी इस तरीके से सब कुछ, है ना। तो ये आई होप आप लोगों के शायद अच्छे से समझ में आया होगा मैंने जो बताया है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, ये क्लोक का ये सारा का सारा चीजें जो। तो ये हाँ भाई, आरती मैंने जो बताया वो समझ में आया आपके? आरती, आरती शर्मा, आरती यस सर। मैंने जो समझाया वो पूरा समझ में आ गया ना, कि किस तरीके से परफेक्ट क्लॉक होती है। यस सर। ठीक है, ये आपको याद रखना है सब यस लोग। सर। ठीक है, वेरी गुड। ये सब ये जो चीजें है ना, मैंने इसमें 3-4 चीजें जो बताई है, आपको याद रखनी है भाई। और जब एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस आए तो ये बिल्कुल आपको ओके पता। सर। तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट है, ये फिजिकल क्लॉक, है ना। अब देखिए ये सारा, ये जो मैंने आपसे बात की है कि इस जो सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने अभी जो इसमें डिस्कस कर रहे थे कि देखिए सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल को मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। जैसे कि ये हमने सारा डिस्कस किया कि भाई क्लॉक के अंदर रियल में क्या है, वो सारा हमने देख लिया। अब जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले मैं आपको एक एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपके हर कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रहे। ये देखिए सिंक्रोनाइजेशन का आपके जो बुक है उसके अंदर पेज नंबर 231 चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके जो क्लॉक्स हैं वो दिया हुआ है 231 पेज नंबर के ऊपर। ये देखिए ये सारा क्लॉक सिंक्रोनाइज, देखिए ये कंसेप्ट देखिए आप, एक ये डायग्राम जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक ये डायग्राम जो है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के रेफरेंस में, कि भाई ये सिंक्रोनाइजेशन क्या है। सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जैसे हम डिस्कस करे थे बार बार, ये क्लॉक सिंक्रोनाइज क्यों करती है, इससे रेफरेंस एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ये जो है ऐश्वर्या, आपको ये दिखाई दे रहा है ऐश्वर्या? ऐश्वर्या ये जो ये डायग्राम है, ये देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब मुझे देखिए मैं आपको जो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ये कोई भी एक जैसे ये टाइम है 2142 2143, ये टाइम है, जैसे कि 2142 2143 2144 2145, ये टाइम है जो भी आप जो क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें जो टाइम है वो है 2144 2145 2146 2147, ये क्लॉक के अकॉर्डिंग ये टाइम, ठीक है। तो ये जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जैसे कि ये कंप्यूटर ऑन विच कंपाइलर रन, जिसके ऊपर कंपाइलर रन हो रहा है, और कंप्यूटर ऑन विच एडिटर रन, ये है जैसे कि, ठीक है। अब हम जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कोई भी जो एक क्लॉक है उसके अंदर अगर हमने मान लो कोई प्रोग्राम हमने सेव किया है, जैसे कि
डॉट सी के नाम से हम कोई प्रोग्राम जैसे हमने बनाया, कोई प्रोग्राम को हमने कोई एक सिंपल सी का कोई प्रोग्राम हमने बनाया, और सी का जो प्रोग्राम हमने बनाया, जैसे आपने कोई सी का कोई प्रोग्राम बनाया होगा, प्राइम नंबर के लिए कोई सी का प्रोग्राम बनाया होगा आपने, ठीक है। तो वो जो प्राइम नंबर का आपने प्रोग्राम बनाया होगा, उसके अंदर आपने जैसे कि उस प्रोग्राम को सेव किया होगा, डॉट सी एक्सटेंशन के थ्रू आपने सेव किया उसको। सेव करने के बाद में आपने देखा होगा कि उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, और उसकी जो फाइल बनती है, उसके बाद में जो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल बनती है वो उसके बाद में बनती है। तो जैसे कि आपने ये देखा, मान लो कि जैसे कोई सोर्स फाइल है, जैसे सोर्स फाइल है इनपुट डॉट सी, ये कोई सोर्स फाइल है, जो है ये सोर्स फाइल, वो उसका टाइम है 215। और अगर उसकी जैसे उस कंपाइलेशन के बाद में डॉट सी के बाद आप उसकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनाएंगे, वो फाइल जो बनी है वो उसका नाम है इनपुट डॉट ओ, वो उसके बाद बनेगी। तो जो सोर्स फाइल है उसका टाइम 2150 है, तो जो डॉट सी वाला, तो उस 2151 है, मान लो ये आपने कहा 2151, तो जो आफ्टर जो एग्जीक्यूशन उसका टाइम 2151 से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ये बात देखिए आप। तो ये जो डॉट सी वाला ये जो टाइम है आपका, ये देखिए, ये जो डॉट सी वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है, ये इसके बाद में ये फाइल हमेशा बनती है। तो अगर यहाँ पर मान लो जैसे कि ये कोई पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के लिए अगर यहाँ पर जो टाइम है वो 2143 है, तो ये जो टाइम है उस ये 2143, ये इसके बाद इसका जो एग्जीक्यूट होगी ये फाइल, तब इसका टाइम 2144 हो सकता है, 2145 हो सकता है, 2146 हो सकता है, 2147 हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन अगर कहीं पे आपको ये बताया गया कि 2143 के ऊपर ये फाइल बनी, सोर्स फाइल, और अगर उसका कंपाइलेशन टाइम है वो 2143 से कम है, इसका क्या मतलब है, जैसे हम बात करें भाई, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सोर्स है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो आप मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज को आप इस तरीके से समझिए। मान लिया आपने एक फाइल बनाई, आपने कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम, टर्बो सी में एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम है प्राइम नंबर डॉट सी के नाम से उस प्रोग्राम को आपने आपने सेव कर दिया। अब वो जो प्राइम नंबर डॉट सी के नाम से आपने सेव कर दिया उसको, तो वो जो फाइल है उसका मतलब आपने वो फाइल बनाई है, कंप्लीट हुई है वो फाइल, मान लो 1 बजे, 1 बजे वो फाइल आपकी कंप्लीट हुई है। अब हम बात करते हैं कि वो फाइल जैसे आपने डॉट सी एक्सटेंशन के बाद उसको टर्बो सी पे रन कराया, प्रोग्राम को रन कराने के बाद उसमें 1 बज के 1 मिनट पे अगर वो रन हुई है, 1 बज के 1 मिनट पे उसका आउटपुट फाइल बनी है, तब तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तो ठीक है। लेकिन अगर वो 1 बजे से पहले ही अगर उसकी आउटपुट फाइल बनी है, मतलब उसकी आउटपुट फाइल बन गई है 12 बज के 55 मिनट, और जबकि आपने जो प्रोग्राम है उसको बनाया है 1 बजे, मतलब 1 बजे आपने उसका जो सोर्स फाइल है उसका टाइम है 1 बजे, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब उसका जो सोर्स टाइम है ये वाला, जैसे ये टाइम है, ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है। जैसे अभी इस एग्जांपल में तो क्लियर दिख रहा है कि ये टाइम तो कम है, ये ज्यादा, मतलब इसको प्रोग्राम कंपाइल हुआ, उसके बाद में जो कंपाइल होने के बाद में जो टाइम है वो तो ज्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मान लो कि सोर्स का जो टाइम है वो ज्यादा है, मान लो, तो फिर इसका क्या मतलब है। हाँ भाई, हेमू हेमू, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज समझ रहे हो आप बात को, हेमू। Yes, sir. देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। मान लो कि जैसे कि ये डॉट सी एक्सटेंशन है ना, ये कोई फाइल का नाम, आउटपुट, तो इसको आप भूल जाओ। डॉट सी का मतलब है आपने कोई प्रोग्राम लिखा डॉट सी, अब आप प्रोग्राम लिखने के बाद उसको जब कंपाइल करेंगे, आप उसको तो कंपाइल करेंगे तो ये फाइल बनेगी, उसमें आउटपुट फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो वो जो फाइल बनेगी वो फाइल उसके बाद बननी चाहिए, ये फाइल लिखने के बाद में ये फाइल बननी चाहिए हमेशा। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये फाइल अगर पहले से बनी हुई है, मतलब इसका टाइम तो 2143 है और इसका टाइम यहाँ पे अगर ये 2142 है, तो इसका क्या मतलब है। क्या एमू बता सकती हो, मैं जो पूछ रहा हूँ उस चीज का उसका कोई आंसर।
कोई भी बता सकता है? मैं जो चीज पूछ रहा हूँ उसका आंसर क्या कोई बता सकता है कि अगर मान लो आउटपुट का जो टाइम है वो अगर थोड़ा कम आ रहा है, जैसे कि, तो वो किस रीजन से आ सकता है? सर या तो ऐसे हो सकता है कि ये दोनों क्लॉक जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है उसमें से किसी एक का टाइम जो है या तो आगे हो या फिर पीछे हो। नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ, ये कोमल सोनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बताइए। हाँ बताइए भैया, कौन बोल रहा है? सर उसमें हम एक बार प्रोग्राम को कंपाइल कर चुके होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो उस वाली कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल 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 सही बात है। देखिए, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब आपका जो प्रोग्राम है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसका जैसे आपने प्राइम नंबर डॉट सी एक प्रोग्राम बनाया, अब उसका जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, क्योंकि वो तो बाद में रन हुआ है, बाद में रन हुआ है, तो उसका टाइम ज्यादा होना चाहिए हमेशा। लेकिन अगर उसका टाइम कम है आपके सोर्स कोड से, इसका एक ही रीजन है कि आप उसको पहले से कंपाइल कर चुके थे, लेकिन यू हैव अपडेटेड द सोर्स कोड। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका जो आउटपुट का जो टाइम है वो आपका कम दिखा रहा है। वो ये ही कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अगर ऐसा हुआ है तो यू शुड सिंक्रोनाइज द क्लॉक एंड आप वापस से उसको क्या करेंगे, उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। और जब आप उसको वापस से सिंक्रोनाइज करेंगे तो उसका जो जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, उसका टाइम है, वो फिर चेंज हो जाएगा। मतलब उसको आप ये मानेंगे कि 1 सेकेंड, थोड़ा उसको अपन जनरल वे के अंदर कहते हैं कि 1 सेकेंड बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जैसे कि उसका टाइम अगर 2143 है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, जो एग्जीक्यूटेबल कोड है उसका 2144 हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था ये चीज। तो ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अभी जो है, अभी चल समझ में आया कि ना जो बताया है अभी, मतलब उसका यस क्यों, सर। हाँ हाँ, क्योंकि वो कोड है वो यस पहले से, सर। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, इसमें क्या है कि वो कोड पहले से आपने कंपाइल करा दिया था, इसलिए उसका टाइम है वो पहले का दिखा रहा था। लेकिन जब आपने सोर्स कोड को मॉडिफाई किया तो उसका टाइम बदल गया। और वो टाइम जो बदल गया, तो उसके बाद आपको वापस से उसको कंपाइल आप जो कराएंगे तो उसका कंपाइलेशन का टाइम बदल जाएगा। तो ये आपको सिंक्रोनाइज कराना पड़ेगा। सिंक्रोनाइजेशन के बाद में वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक फिनोमिना है, तो आप इसके अंदर ये एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई फाइल है, उसका सोर्स कोड का टाइम और उसका सोर्स कोड का टाइम है वो ज्यादा है, और उसके जो ऑब्जेक्ट कोड जो बना है उससे, जो या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड जो बना है, वो उसका टाइम कम है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और सिर्फ ये क्या है, ये इसलिए क्योंकि सोर्स कोड को मॉडिफाई किया गया है, तो उसके अंदर फिर वापस से हमको सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो देखिए, जो हम बात करते हैं, और इसी के अंदर सिंक्रोनाइजेशन के जो प्रिंसिपल की हम जो बात करते हैं, कि जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, उसके अंदर हमने जो अभी, जैसे कि जो अभी पिछली स्लाइड के अंदर ये देखिए, हमने जो देखा है, ये जो डायग्राम देखा है, इसी के बिया पे हमने जो डिस्कस किया वही सारा का सारा देखिए किस तरीके से, कि पहला प्रिंसिपल क्या है इसमें। पहला प्रिंसिपल ये है कि एवरी मशीन, मतलब हर मशीन है, जैसे कि उसका अपना टाइम है, वो एवरी मशीन आस्क ए टाइम सर्वर फॉर द एक्यूरेट टाइम। हर बार जो मशीन है वो टाइम सर्वर से हर बार वो पूछेगी, बार बार पूछेगी भाई टाइम क्या हुआ है। वो बार बार पूछेगी भाई टाइम क्या हुआ है। तो वो किससे पूछे? वो टाइम सर्वर से। हर मशीन है, हर टाइम जो हर मशीन है, उसकी जो 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 टाइम यूनिट है वो बार बार हर एक टाइम सर्वर से पूछेगी। जैसे कि आप लोग सर्वर से बार बार, एक क्लाइंट है वो सर्वर से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है, इसी तरीके से ये बार बार सर्वर से पूछेगी भाई टाइम क्या हुआ। तो वो कितनी देर बाद में पूछेगी? वो डेल अपॉन 2 रो सेकेंड पे पूछेगी। एक बार तो पूछेगी पूछेगी, हर डेल अपॉन 2 रो सेकेंड पे बार बार वो ये पूछेगी कि भाई इसका टाइम क्या हुआ है, इसका टाइम क्या हुआ है, इसका टाइम क्या हुआ, क्या मैं सही, मतलब मेरा टाइम सही है। तो वो किससे? वो सर्वर से हर डेल अपॉन 2 रो सेकेंड के ऊपर पूछेगी। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा, जहाँ पे डेल क्या है और 2 रो का डेल उन दो मशीन्स के, उन दो मशीन मतलब उन दो जो जो भी एक, जैसे जो सर्वर है उसका, और जो मान लो कोई दो मशीन है जिससे बात हो रही है, उसके टाइम और इसका जो टाइम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, वो तो डेल है। और रो है वो है ड्रिफ्ट रेट, जो हमने पढ़ी डेल अपॉन 2 रो। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा है कि
जो सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो कितनी देर में होगा, तो ये मैंने इसमें बताया कि हर डेल अपॉन 2 सेकंड के अंदर वो बार बार दूसरी क्लॉक से पूछेगी। और दूसरी क्लॉक से मतलब कौन सी क्लॉक से, दूसरी क्लॉक वो जो कि जिसके अंदर एकदम सही टाइम है, और सही टाइम मतलब सर्वर से, उसको हम टाइम सर्वर बोलते हैं। टाइम सर्वर जो है उससे बार बार डेल अपॉन 2 सेकंड के अंदर पूछेगी कि भाई टाइम क्या हुआ है। फिर मान लो उसका टाइम गलत है तो वो फिर क्या सही कर लिया उसको, फिर वापस से पूछेगा टाइम डेल अपॉन 2 सेकंड कि टाइम क्या हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कितनी देर बाद में ये बार बार सिंक्रोनाइज होना जरूरी है दो क्लॉक आपस में। तो डेल अपॉन 2, यहाँ पे डेल डेल क्या है, डेल कोई भी दो जो जो क्लॉक्स है उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस, और रो है ड्रिफ्ट रेट। ये जो ड्रिफ्ट रेट जो हमने पढ़ी है, ठीक है। ये तो एक चीज तो ये कि हर जो मशीन है वो बार बार टाइम सर्वर से हर डेल अपॉन 2 सेकंड के अंदर पूछेगी कि भाई मेरा टाइम सही है नहीं है, या फिर टाइम में कितना डिफरेंस है, क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 2 है कि जो टाइम सर्वर है वो स्कैन ऑल द मशीन पीरियोडिकली। वो क्या करेगा, बार बार जितनी भी मशीन है उनको भी चेक करता रहेगा, और कैलकुलेट एन एवरेज एंड इन्फॉर्म ईच मशीन हाउ इट शुड बी एडजस्ट द टाइम रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम। मतलब वो क्या कहेगा, हर बार जैसे कि मॉनिटरिंग करेगा और वो ये देखेगा टाइम सर्वर की भाई आपका एवरेज टाइम उनका कैलकुलेट करेगा भाई क्या टाइम हुआ है, और वो एग्जैक्ट वो टाइम को उनको बार बार उनको देता रहेगा कि भाई ये टाइम हो गया अभी। हर 5 मिनट बाद में जैसे बताता रहेगा कि भाई अभी देखो अभी 11:05 हो गए हैं, फिर 5 मिनट बाद में वो कहेगा 11:10 हो गए हैं, फिर 5 मिनट बाद में वो कहेगा 11:15 हो गए हैं, फिर 5 मिनट 11:20 हो गए। तो वो बार बार उनको बताता रहेगा। ये सारा का सारा बर्कले जो एल्गोरिथम है उसमें दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा उसको एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से सारा। तो दो कंसेप्ट हो गए इसमें। एक तो ये कि बार बार टाइम सर्वर है, उससे हर मशीन पूछ सकती है, और कितनी देर बाद वो पूछेगी, हर डेल अपॉन 2 सेकंड के बाद, क्योंकि टाइम क्या हुआ वो अपने टाइम को सही कर लेगी। और सेकंड क्या है कि जो टाइम सर्वर है वो हर मशीन को मॉनिटर करेगा, और वो बार बार उसको बताएगा कि भाई आपका टाइम है ये इतना टाइम हो गया, अब इसको सही कर लो आपको। तो ये बेसिकली दिस इज द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन जो प्रिंसिपल जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर जो 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 एल्गोरिथम्स हैं जो डिपेंड करती हैं, जिनको हम अभी जैसे जो हम बात कर रहे थे वो सारा, वो एक तो है बर्कले एल्गोरिथम। बर्कले एल्गोरिथम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, बर्कले एल्गोरिथम। तो बर्कले एल्गोरिथम जो है उसके अंदर जो कंसेप्ट है उसका कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही है कि बर्कले एल्गोरिथम के अंदर क्या है, टाइम सर्वर पोल्स पीरियोडिकली एवरी मशीन फॉर इट्स टाइम। मतलब जो टाइम सर्वर है वो क्या करेगा, पीरियोडिकली हर मशीन को जो है वो बताएगा अपना टाइम कि भाई ये टाइम है। तो वो हर टाइम बताता रहेगा भाई, जैसे कि हम अभी देखा वो ये टाइम हो गया है, फिर ये बताएगा थोड़ी देर बाद में ये टाइम हो गया, फिर थोड़ी देर बाद में बताएगा ये टाइम हो गया, आप अपने टाइम को सही कर दीजिए। फिर उसके बाद में द रिसीव्ड टाइम आर एवरेज, वो जो टाइम है वो एवरेज टाइम, मतलब जो एक्यूरेट टाइम बताएगा कि भाई इतना इतना लमसम में ये टाइम हुआ है। तो जो ईच मशीन इज नोटिफाइड ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ द टाइम इट शुड एडजस्ट, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उस टाइम को है वो एडजस्ट कर लेगी वो जो क्लॉक है। और इसको हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज एल्गोरिथम इसको हम बोलते हैं। तो देखिए ये में जो बर्कले एल्गोरिथम है वो जो ये जो कंसेप्ट हमने जो पढ़ा है वो सारा का सारा, तो वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर ये है बर्कले एल्गोरिथम का। ये देखिए, ये जो आप लोग ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये बर्कले एल्गोरिथम का डायग्राम है। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये बर्कले एल्गोरिथम का, ये बर्कले एल्गोरिथम, इसके अंदर ये जो सारा कंसेप्ट है इसमें ये वाला जो है ये टाइम डेमन है, ये वाला है ये टाइम डेमन, टाइम सर्वर, टाइम डेमन टाइम सर्वर, मतलब टाइम सर्वर ये वाला ये टाइम सर्वर, ये वाला ये। तो इसके तीन अलग अलग ABC, तीन अलग अलग जो मोड बताए हुए हैं कि इसमें किस किस तरीके से होगा। तो देखिए ये तो इसकी मैन मशीन आप समझिए, और ये दोनों इसके इसी नेटवर्क के ऊपर दो अलग अलग मशीनें और काम कर रही हैं।
अब देखिए ये जो मशीन है इसके अंदर जो टाइम हुआ है इसमें देखिए क्या टाइम हुआ, इसमें 2:50 हुए, ये टाइम इसमें 3:25 हो गए हैं। और जबकि रियल में टाइम क्या हुआ है, रियल में टाइम क्या हुआ, इसमें रियल में टाइम 3 बजे। देखिए आप, तो इसमें जो टाइम सर्वर है उसमें टाइम 3 बजे है। तो ये जैसे हम क्या करते हैं, बर्कले एल्गोरिथम के अंदर क्या है, बर्कले ने बताया कि हर बार ये जो टाइम सर्वर है ये क्या करेगा, बार बार सबको टाइम बताता रहेगा कुछ कुछ देर में। जैसे इसने इसको टाइम बताया तो इसने सबसे पहले तो खुद को बताया कि भाई 3 बज गए हैं, फिर इसने ये यहाँ से इसको बताया कि भाई 3 बज गए हैं, फिर ये देखिए इसने इसको बताया कि भाई 3 बज गए, इनको सबको बताया कि 3 बज गए। अब ये जो 3 बज गए हैं तो देखिए अब ये जैसे इनको इसको पता चला 3 बज गए, इसको पता चला 3 बज गए, इसको ये अपना टाइम, तो ये कहेगा कि भाई मेरे अंदर तो ये तो खुद सर्वर है तो ये सही है इसका टाइम, तो ये तो इसके अंदर तो फ्लक्चुएशन कितना है, 0। लेकिन ये क्लॉक क्या कहेगी, ये क्लॉक कहेगी कि मेरे अंदर तो अभी 2:50 ही हुए हैं, जबकि टाइम कितना हो गया, 3 बज गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 10 मिनट -10 का मतलब है कि 10 मिनट में पीछे हूँ, ये 10 मिनट पीछे है। और ये जो क्लॉक है ये क्लॉक कितना, ये क्लॉक आगे है, इसके अंदर तो 3 बजे हैं और ये 3:25 हो गए हैं। तो ये क्लॉक क्या बताएगी, ये क्लॉक बताएगी कि मैं 25 मिनट है वो मैं आगे चल रही हूँ, +25 का मतलब मैं आगे चल रही हूँ 25 मिनट। और ये -10 का मतलब क्या है, -10 का मतलब ये है कि मैं पीछे हूँ 10 मिनट। ये अब जब इसको पता चल गया कि मैं 10 मिनट पीछे हूँ, अब इसको पता चल गया कि मैं 25 मिनट आगे हूँ, तो अब इनको अपना टाइम सेट करना। अब इनको टाइम सेट करना, अगर ये मान लो उसी टाइम अगर सेट करना चालू कर देते, जैसे ये अपना 10 मिनट आगे कर ले और ये अगर अपना मतलब ये 10 मिनट आगे कर ले तो ये 3 बज जाएंगे, ये अगर 25 मिनट पीछे कर ले तो इसके 3 बज जाएंगे, तो ये दोनों क्लॉक सही हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम में इनको सेट करने में जो टाइम लगेगा तो उसमें फ्लक्चुएशन आ जाएगा, फिर इसका मतलब वो सही नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ टाइम दे दिया जाता है कि भाई 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में मतलब ये तो अपना टाइम है वो, जैसे कि 5 मिनट बाद में ये इसका टाइम हो जाएगा 3:05। और ये जो 5 मिनट बाद में ये कहेगा कि 5 मिनट बाद मतलब इसका टाइम 5 मिनट बाद में आपको अपने टाइम में जो ये 15 बढ़ा देना है। 15 बढ़ा देना मतलब इसका तो 3:05 हो जाएगा और इसका 10 तो कम था ही, और 5 मिनट बाद में 5 और तो 15, आपको 15 बढ़ा देना है। और ये कहेगा कि आपको 5 मिनट बाद में आपको इसका तो +25 है, लेकिन 5 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में इनको 3-5 करना है, तो ये कहेगा आप 20 कम कर देना। वैसे तो 25 कम करना था, लेकिन 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मतलब 5 मिनट, 3:05 हो जाएंगे, तो उसके अंदर 5 मिनट के अंदर क्या होगा, वो जो फ्लक्चुएशन है भाई, वो जो काम जिसको करना है इतना जल्दी, वो फ्लक्चुएशन और बहुत ही माइन्यूट हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद में ये कहेगा कि इसका टाइम है वो 3:20, जैसे कि 20 मिनट 3:05 हो जाएगा, 20 मिनट इसको कम कर देना। तो ये टाइम सर्वर है, ये कहेगा ये आपको, मेरे को खुद को 5 मिनट बढ़ाने हैं 5 मिनट बाद में, ये कहेगा 5 मिनट बाद में आपको आपके 15 जो है वो प्लस करने हैं और आपको 20 जो है माइनस करने। इस तरीके से ये इसका जो बेसिक फिनोमिना है वो ये होता है कि भाई 5 मिनट बाद में इसका टाइम क्या होगा, इस तरीके से ऐसे, है ना। तो एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। इसके अंदर ये बताया गया कि भाई रियल में होता क्या क्या किस किस तरीके से। हालांकि कुछ फ्लक्चुएशन जो माइनर फ्लक्चुएशन है वो तो फिर भी रहेगा इनके अंदर, वो तो हमेशा रहता है ना। तो बर्कले एल्गोरिथम है, उसका ये कंसेप्ट है। बर्कले एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, बर्कले एल्गोरिथम में ये सेम, इसके अंदर टाइम सर्वर है वो सबको बताता है भाई ये टाइम हो गया है। उसके बाद में वो सब हर जो क्लॉक है वो एनालाइज करती है कि मैं कहाँ पे, मेरा कितना कम है, मेरा कितना ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में जब इसको बता दिया जाता है टाइम सर्वर को, तो ये बताता है कि भाई फिर अब आप इतना इसका कम कर लो, इतना ज्यादा कर लो, इस तरीके से। तो दिस इज बेसिकली द बर्कले एल्गोरिथम, इसको बर्कले एल्गोरिथम हम बोलते हैं, है ना। तो ये सारा कंसेप्ट है। तो इसमें जो है फिर भी थोड़ा माइनर, जैसे कि जो अपन जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो रहता है, तो ये हर del/2 सेकंड के बाद में वो मशीन भी पूछ सकती है बार बार कि भाई कितना टाइम हुआ, क्या टाइम हुआ, इस तरीके से। तो ये बर्कले एल्गोरिथम होती है। बर्कले एल्गोरिथम में जब भी आप बताएंगे तो इस तरीके से ही आप इसको समझाएंगे कि भाई ये, है ना। हाँ भाई गुंजन, गुंजन शर्मा, समझ में आई बर्कले एल्गोरिथम क्या होती है। Yes, sir. हाँ, ये देखिए जो हम जो बात कर रहे थे इसके अंदर सेम वही कंसेप्ट
क्यों ये वाला ये बेसिकली बर्कले एल्गोरिथम एक सेंट्रलाइज एल्गोरिथम है। इसके अंदर जो टाइम सर्वर है वो बार बार हर मशीन को बताता रहता है, और जो मशीन है वो उसके बाद में क्या करती है, वो मशीन अपने टाइम को रेक्टिफाई कर लेती है या फिर सर्वर को बताती है, फिर सर्वर कहता है कि भाई आपके टाइम को इस तरीके से एडजस्ट करो। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है ना, ठीक है। ये और बाकी जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो ये कई बार ये पूछा जाता है बर्कले एल्गोरिथम क्या है। तो बर्कले एल्गोरिथम आपको एग्जांपल के साथ समझानी है। बर्कले एल्गोरिथम एक सेंट्रलाइज एल्गोरिथम है, इसमें किस तरीके का प्रोसीजर है, क्या क्या सब कुछ होता है, सब कुछ है ना। बहुत इजी है, डायग्राम बना के आपको बताना है किस तरीके से। ठीक है, अभी प्रियांशी सांवरिया समझ में आया कि बर्कले एल्गोरिथम डायग्राम किस तरीके से बनेगा, बर्कले एल्गोरिथम का क्या होगा। बहुत इजी है, और ये आप आराम से एक बार आपने देख लिया तो सबसे अच्छा है, बहुत मतलब आराम से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, श्रेया अग्रवाल समझ में आया बर्कले एल्गोरिथम क्या होती है, किस पैटर्न पे काम करती है, कैसे काम करती है। श्रेया अग्रवाल, हाँ भाई मोहित समझ में आ गया, मोहित। यस सर। ठीक है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट दिन पे पढ़ेंगे भी, है ना। ठीक है, सब लोग अपना जो चैट बॉक्स है उसके अंदर आप अपनी जो प्रेजेंट है वो मार्क कर दें, है ना। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट दिन